रिसोर्सेस आप सेम अक्वायर कर सकते हैं, बट एम्प्लॉइज नहीं कर सकते। जिसके पास ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉइज होंगे वो अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन जीतेगा। तो अगर बंदे ज़्यादा है तो निकालो, कम है तो 2 बंदे और बुलाओ, या जितने चाहिए 10 बनाने के लिए लाओ। ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है आपका ऐसा और वर्टिकल होता है आपका ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट से हमें क्या पता चल रहा है, करने उसका आईक्यू और ये डिसीजन टेकिंग जो उसकी एबिलिटी है सिचुएशंस पे कैसे वो डिसीजंस लेता है, एंड उसका आईक्यू लेवल कितना है। सैलरी जैसी मिलेगी एक छोटा अमाउंट जिसको हम बोलते हैं स्टिपेंड, उनको मिलेगा एक छोटा अमाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिपेंड, सैलरी टाइप। क्या करती है वेस्टिबल स्कूल में, एक डुप्लीकेट मॉडल दे देती है एम्प्लॉय को या कैंडिडेट को, ताकि वो पहले उसमें सीखे, फिर सीखने के बाद मेन मशीनरी या मेन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं होता है बेसिकली। जैसे हमने जनरल सेंस में बोले तो हमारे जो स्टाफ होता है, एम्प्लॉइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं कि कैसे उनको बेसिकली लाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या क्या उनको प्रोसेस के थ्रू लिया जाता है। तो उस बेसिस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टाफिंग की डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या होती है। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी सही आदमी को ढूंढना सही जॉब के लिए, पर्टिकुलरली किस जॉब के लिए सही आदमी को ढूंढना, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उसके बाद वो राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्मिंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, और वो उस जॉब को सही समय पे करे। तो क्या हुआ, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स सही आदमी को ढूंढना सही काम के लिए, जिसके बाद उसको करने की क्वालिफिकेशन हो, एज वेल एज वो उस काम को सही समय पे करे। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्टाफिंग। तो ये एक जनरल डेफिनेशन स्टाफिंग की है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है, मैनेजर फंक्शन है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है ना। तो केस स्टडी मतलब ऐसे एमसीक्यू में यही आता है कि बेसिकली विच फंक्शन इज रिलेटेड टू कीप फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो वो होता है हमारा स्टाफिंग। फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड मतलब फिलिंग बेसिकली ये सिर्फ ये फोकस नहीं करता है कि हमें बढ़ता रहना है, इसका ये मेनली रहता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन है, वैकेंट जॉब पोजीशन, वो हमेशा भरी रहे, वो हमेशा फिल्ड रहे, यानी बढ़ते रहे, एंड वो हमेशा फुल रहे, कोई भी वैकेंट जॉब पोजीशन हमारी ना बचे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग बेसिकली डिसाइड करना कि हमें जो काम करना है उसके लिए कितने बंदे चाहिए एग्जैक्ट, तो वो हमारा होता है मैन पावर प्लानिंग। रिक्रूटमेंट यानी लोगों को इंड्यूस करना, अट्रैक्ट करना कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। सेलेक्ट करना, जितने सब आए उनमें से कुछ गिन चुन के जो अच्छे अच्छे हैं जो हमें चाहिए उनको सेलेक्ट करना। ट्रेनिंग, उनको बेसिकली स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि वो काम को परफॉर्म कर सके। उसके बाद कंपनसेशन यानी सैलरी प्रोवाइड करना। प्रमोशन करना उनका, यानी बेसिकली एक ऐसी पोजीशन में जाना जहां पे उनके पास हायर रैंक हो, हायर रिस्पेक्ट, हायर सैलरी, वो सब चीजें हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एक्सेट्रा। ये इसकी प्रोसेस भी है, सो इसका डेफिनेशन भी ये बनता है। बट हमारी मेन डेफिनेशन क्या है, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एंड डूइंग द जॉब एट द राइट टाइम। ये हमारी मेन स्टाफिंग की डेफिनेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टाफिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट आर द इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है ना। एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स सब एक ही चीज है। तो सबसे पहला क्या है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी जो हमारे वैकेंट जॉब रोल्स होते हैं या जॉब पोजीशंस होती हैं उसको फिल करना बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट मतलब पर्सन मतलब वो सारे बंदे जो अच्छी खासी स्किल जिनके पास हो, जिनके पास अच्छी नॉलेज हो पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और ये सब हम लोग किसके थ्रू फिल करते हैं, फिल करते हैं स्टाफिंग के थ्रू। सो दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सेकंड, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये बेसिकली क्या करता है, प्लेस करता है राइट पर्सन को एट द राइट जॉब। कैसे, उसके अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन के थ्रू, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, यानी जिस बंदे की जैसी क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पे उसको प्लेस असाइन करता है, रोल असाइन करता है, ठीक है ना। एंड अल्टीमेटली इससे हमारी क्या निकल के आती है, हायर परफॉर्मेंस। अब जो इस बंदे के जिस पर्टिकुलर स्किल में उसके पास है उसी जॉब को परफॉर्म करेगा तो हमारी परफॉर्मेंस क्या निकल के आएगी, हायर परफॉर्मेंस या मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगा। सो क्या करता है, राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाता है तो उसके अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस एंड अल्टीमेटली हमारी हायर परफॉर्मेंस निकल के आती है। तीसरा है ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज देखना, कोई भी एंटरप्राइज हो, बिजनेस हो, वो ग्रो करता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द या एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज या स्टाफ। तो अल्टीमेटली अगर हमारे स्टाफ या हमारी जो एंटरप्राइज के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वही एफिशिएंट होंगे, वही अगर अच्छे होंगे तो अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। फोर्थ आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों होता है, क्योंकि ये फॉलो करता है, इंपॉर्टेंट है, मैन पावर प्लानिंग को। मैन पावर प्लानिंग अच्छे से मैन पावर प्लानिंग करता है। मैन पावर प्लानिंग की मतलब हमें एक्चुअल में कितने बंदे चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहे बंदे, कहीं कम तो नहीं पड़ रहे। तो ये सब ओवरऑल हम मैन पावर, सपोज कर लेते हैं हमको 10 बंदे चाहिए काम करने के लिए और हमारे पास 11 लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक को हटा देंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। तो जितने चाहिए उतने ही लगेंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, बर्बादी नहीं होगी ह्यूमन रिसोर्स की, तो जितने चाहिए उतने ही लगेंगे थ्रू प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर
प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हेल्प्स इन कंपीटिंग। हेल्प्स इन कंपीटिंग कैसे, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, दो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो सेम रिसोर्सेज जरूर अक्वायर कर सकते हैं, यानी कि दोनों सेम रॉ मटेरियल से सेम रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज अक्वायर कर सकते हैं, मशीनरी, बट इंडियन जो डिफरेंस लाता है वो लाते हैं उसके एम्प्लॉइज। तो अल्टीमेटली जिस इसके पास ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉइज होंगे वो ऑब्वियसली बात है अपने कंपटीशन से जीत जाएगा, क्योंकि मेजर डिफरेंस हमेशा एम्प्लॉइज ही होते हैं। रिसोर्सेज आप सेम अक्वायर कर सकते हैं बट एम्प्लॉइज नहीं कर सकते, तो जिसके पास ज्यादा अच्छे एम्प्लॉइज होंगे वो अल्टीमेटली कंपटीशन जीतेगा। तो क्या होगा, हेल्प्स इन कंपीटिंग। उसके बाद बोलता है improves job satisfaction and morale of employees। अब ये जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल ऑफ एम्प्लॉइज कैसे इंक्रीज करता है, क्योंकि ये सिर्फ फोकस नहीं करता है कि हमें रिक्रूट करना है बंदों को, हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद भी ये क्या करता है, प्रमोशन प्रोवाइड करता है, कंपनसेशन। तो ये प्रमोशन एंड कंपनसेशन भी प्रोवाइड करता है, यानी उनको एक अच्छी पोजीशन पे लाना, उनको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करना एंड उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो इन सब की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड उनका मोरल जो होता है वो इंक्रीज होता है। सो दैट इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। आदर्श नहीं। उसके बाद की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। की टू इफेक्टिवनेस अदर फंक्शंस कौन से होते हैं, सब जैसे होते कितने सारे हैं, पीओ, एसडीसी, ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो अदर फंक्शंस होते हैं सारे परफॉर्म कौन करता है, इंडियन परफॉर्म किसको करना है, करना तो ह्यूमन रिसोर्सेज को ही है, और ह्यूमन रिसोर्सेज आते किस प्रोसेस के थ्रू है, वो आते हैं स्टाफिंग के थ्रू। तो अल्टीमेटली स्टाफिंग के थ्रू ही बंदे आते हैं जो अदर फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। टू की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, अदर जो फंक्शंस हैं उनको इफेक्टिवली कौन परफॉर्म करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज किसके थ्रू आते हैं, स्टाफिंग के थ्रू आते हैं। तो अल्टीमेटली स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग द अदर फंक्शंस इफेक्टिवली, राइट। सो ये साथ हमारे पास इंपॉर्टेंस आते हैं स्टाफिंग को, इसको हमें। तो हम लोग थर्ड चीज जो करते हैं वो है स्टाफिंग की प्रोसेस, ठीक है ना, यानी स्टाफिंग की प्रॉपर एक प्रोसेस होती है इसकी 8 पॉइंट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पेपर में डेफिनेटली आएगी, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस में स्टाफिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एस्टिमेशन ऑफ या एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट मींस एस्टिमेटिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड, कितने हमें चाहिए काम करने के लिए, टाइप मतलब किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो चीज हम लोग मैन पावर रिक्वायरमेंट में एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने बंदे चाहिए और किस टाइप के चाहिए, यानी कि कितनी एजुकेशन वाले हमें बंदे, किस टाइप के क्वालिफिकेशन वाले बंदे हमें चाहिए, ठीक हो गया। इसके अंदर हम 3 एनालिसिस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है 3 एनालिसिस। पहला है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या बोलता है कि बेसिकली हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितना काम है, कितने बंदे हमको परफॉर्म चाहिए हमारे काम करने के लिए, यानी एक जॉब हमको मिली है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने बंदे एक्चुअल में हमको चाहिए थे, राइट। सपोज कर लेते हैं हमको चाहिए थे 10 बंदे, राइट। वर्कफोर्स एनालिसिस फिर आता है सेकंड, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस बोलता है कि उस पर्टिकुलर काम को करने में कितने बंदे एक्चुअल में काम लगे हुए हैं, कितने बंदे काम कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर में। सपोज कर लेते हैं 12 बंदे, ठीक है। फिर तीसरा आता है कंपैरिजन बिटवीन देम, कंपैरिजन, राइट। कंपैरिजन हमने करा, इसमें हमें क्या देखने को मिला कि वर्कलोड यानी काम एक्चुअल में कितना था, 10 लोगों का काम था, और वर्कफोर्स एक्चुअल में कर कितने रहे हैं, 12 लोग कर रहे हैं, यानी 2 लोग अभी भी ज्यादा है, राइट। तो अगर बंदे ज्यादा है तो निकालो, कम है तो 2 बंदे और बुलाओ, या जितने चाहिए 10 बनाने के लिए लाओ, राइट। तो कंपेयर करा हमने, यहाँ पे हमने देखा कि 2 बंदे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनको क्या करो, फायर करो। कंपैरिजन में ये बोलता है। वेराज अगर 8 बंदे लगे होते, 10 वाले काम करने के लिए 8 बंदे लगे हुए होते, तो 2 बंदे हम और सेलेक्ट करते हैं, राइट। सो वर्कलोड एनालिसिस, कितना काम, कितने बंदे चाहिए, वर्कफोर्स कितने काम कर रहे हैं, कंपेयर करो, ज्यादा है तो निकालो, कम है तो और लाओ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखा कि हमें कितने बंदे चाहिए, एस्टिमेशन ऑफ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता है बेसिकली इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, यानी अट्रैक्ट करना, उनको इंड्यूस करना कि आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो हमारे जॉब के लिए। क्या फायदा होगा इससे ऑर्गेनाइजेशन को, फायदा ये होगा कि जितने ज्यादा बंदे आएंगे उनको उतनी ज्यादा चॉइसेस मिलेंगी, उतने मतलब वाइडर टाइप ऑफ स्किल्स उनको देखने को मिल जाएंगी, तो उनके लिए बेनिफिट ही है ना। उनमें से छाट के सिलेक्ट करेंगे तो कितना उनको बेनिफिट मिलेगा अलग टाइप की स्किल्स के बेसिस पे। तो इसलिए सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि चलो आओ रिक्रूट कर रहे हैं हम लोग, आप अप्लाई करो, उनको इंड्यूस करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ की अप्लाई करें हमारी जॉब के लिए। इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को निकाल नहीं रहे, सिर्फ अभी ऑफर कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है। तीसरा आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है, रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशंस। यानी हमने देखो सेकंड स्टेप में क्या करा, हमने लोगों को बोला आओ, अब उनमें से जो बंदे आए उनमें से हमने करा चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, उन सारे बंदों में से जो है उनमें से हमने मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज करा, ताकि हमारी जो वैकेंट जॉब पोजीशन है वो हम भर सके,
राइट। तो व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, राइट। छाट दिया उनसे जो बंदे आए थे रिक्रूटमेंट। इसको हम लोग नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। व्हाई इज इट कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हम सिलेक्ट करते हैं वो बहुत बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली रिजेक्शन इज अ नेगेटिव थिंग। तो अल्टीमेटली नेगेटिव प्रोसेस बन जाती है क्योंकि हम रिजेक्ट ज्यादा लोगों को करते हैं और सिलेक्ट कम लोगों को करते हैं, तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी पे आता है। फिर आता है टर्न थ्रू टेस्ट। इसको बेसिकली सिलेक्शन, ये देखना अभी ये जो तीन है ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये चार, ये हमारे एलिमेंट्स बेस्ड स्टाफिंग है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक हो गया। टर्न टू टेस्ट, इसको बेसिकली स्टेप्स, इसके कुछ टेस्ट होते हैं जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यूज टेस्ट, ऐसे करके बेसिकली हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद हम बंदे को सेलेक्ट करते हैं, जो कि हम पर्टिकुलरली भी पढ़ेंगे, ये एलिमेंट्स के पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ, हमने सेलेक्ट कर लिया बंदे को, फिर करते हैं फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हमने बंदे को रिक्रूट आओ सेलेक्ट करा, अब उनको प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट रिफर्स टू ऑक्यूपाइंग द वैकेंट जॉब पोजीशन, यानी जिस बंदे को लाए थे उस जॉब पोजीशन में उसको वहां रख देना, यानी उस जगह को उसको अलॉट कर देना काम, उसको हम बोलेंगे प्लेसमेंट। Whereas orientation means introduction of new employees to the existing employees, नया बंदा आया है उसको इंट्रोड्यूस कराना, उसकी जान पहचान कराना, पुराने जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके साथ, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, ताकि वो कंफर्टेबल हो सके, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। क्योंकि अगर ऐसे घबराहट में करेगा, उसको कोई जानता नहीं तो उसको बहुत अजीब लगेगा, तो इसलिए उसको सब जो ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉइज हैं उनसे जान पहचान कराना और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बताना कि ठीक है ऐसे सब लोग काम करते हैं। तो उसके बाद हमने उसको सेलेक्ट करा, उसको प्लेस करा और उसको ओरिएंटेशन करा दिया। फिर तो हमने क्या करा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उसने काम पे लग गया, अब उसको करना है ट्रेन, राइट। अब उसको और अच्छे से ट्रेन, ताकि हमारी एफिशिएंट वर्किंग हो सके। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग रिफर्स टू इक्विप द एम्प्लॉइज विद द नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, यानी उसको वो स्किल्स प्रोवाइड करवाना ताकि जो उसको चाहिए उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, राइट। उसके बाद डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज। ये देख लेना, डेवलपमेंट ट्रेनिंग से बहुत एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस में भी याद रखना कि डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन ट्रेनिंग, क्योंकि ये पार्ट है ट्रेनिंग का। इसमें बेसिकली हम लोग इसको स्किल्स तो देते हैं, बट उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बहुत सारे डिफरेंट चीजें हम इसको इंक्लूड करते हैं ताकि उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो सके। स्किल्स तो दे देते हैं, उसके साथ उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जितना भी ओवरऑल हमारे पास डेवलपमेंट हो सकता है वो हमारा इसके अंदर आते हैं। करियर ग्रोथ, ये सब चीजें हमारे डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो रिवर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ये इन हाउस प्लस बाहर भी सेंटर्स होते हैं इसको ट्रेनिंग, बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वेरएस किसी के साथ उनकी फिक्स होती है कि ठीक है हम आपको उधर भेजेंगे, उस सेंटर में जाके आप अपना ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड करते हैं, राइट। इतना याद रखना है, ठीक है। इसको हम अभी चार ही जो है ना, ये हमारे एलिमेंट्स भी हैं, तो इसको हम अभी पढ़ेंगे डेफिनेटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बोलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली होता है रिफर्स टू इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड, यानी देखना उन्हें कैसा काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। स्टैंडर्ड बेसिकली मान लो एम्प्लॉइज से बोला गया था कि भाई तुम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देखो, प्रोड्यूस करो, उनमें से हमने 80 करी, तो हमने इवैल्यूएट करा ना उनको परफॉर्मेंस को अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। 100 का स्टैंडर्ड दिया था हमने, करा कितना 80, तो इसके परफॉर्मेंस हमने इवैल्यूएट करी ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड्स, कैसा काम उन्होंने करा है, ठीक है ना। तो उनको परफॉर्मेंस, और ये किसके लिए काम आता है कि आगे जाके उनको कभी प्रमोशन करना हुआ या कुछ करना हुआ तो उस चीज के लिए ये इसके बेसिस पर हम यहाँ पे उनकी फीडबैक रिपोर्ट बना देते हैं कि उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस करा है, तो उसकी एक फीडबैक रिपोर्ट यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ठीक हो गया। 7th क्या बोलता है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब क्या होता है प्रमोशन, मतलब क्या होता है, प्रमोशन रिफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर सैलरी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। प्रमोशन मतलब एक बंदे को ऐसी जगह पे ऊपर शिफ्ट करना जहां पे उसका ज्यादा सैलरी हो, उसका ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन हो, उसका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो एंड उसको ज्यादा रिस्पेक्ट वहां पे मिले। तो अब ये किसके बेसिस पर हम लोग प्रमोशन करते हैं, पहले जो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो हमने इसकी फीडबैक रिपोर्ट बनाई थी उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि इसको प्रमोट करना है, इसकी करियर इंप्रूव करना है नहीं करना है, उस बेसिस पर हम लोग इसका प्रमोशन करते हैं। 8th एंड लास्ट क्या होता है, कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब पैसा, जो सबसे ऊपर आता है पैसा, ठीक है। तो कंपनसेशन रिफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब, यानी जो काम वो कर रहा है, सैलरी है मतलब, पर बोलने के लिए बोल दो प्राइस ऑफ द जॉब, यानी जो जॉब कर रहा है उसको एक्चुअली उसका कितना पैसा मिल रहा है, राइट। अब याद रख लेना, जो पैसे हम पेमेंट करते हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पेमेंट क्या होती है, डायरेक्ट मतलब कि बेसिकली जो सैलरी एंड वेजेस हो गए डायरेक्ट उनको पेमेंट होती है। इनडायरेक्ट मतलब उनका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, उनका डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस जो होते हैं, जो चीजें मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, वो हमारी इनडायरेक्ट पेमेंट होती है जो मिलती है एम्प्लॉइज को। उसके बाद अब जो हमारा पेमेंट होती है वो दो टाइप के बेसिस पे मिलती है। कैसे मिलती है, एक होती है टाइम बेस्ड, एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड।
टाइम बेस्ड मतलब कि बेसिकली हफ्ते का सैलरी होती है, बोलते नहीं मंथली सैलरी इतनी है, ईयरली एनुअली पैकेज इतना है, लैख पर एनम, तो इस तरीके से होता है टाइम बेस्ड। वेयर एज परफॉर्मेंस बेस्ड कि यानी इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो इतनी हमको पैसे मिलेंगे, राइट। तो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से जितना उसने आउटपुट प्रोड्यूस करें उसके बेसिस पे जब उसको पैसा मिलता है, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। वेयर एज जब टाइम मंथली सैलरी मिलती है उसको हम बोलते हैं टाइम बेस्ड सैलरी। सो दिस इज द स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहले देखा कितने बंदे चाहिए, उतने बंदों को रिक्रूट कराया कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो। उनमें से कुछ बंदों को सेलेक्ट करा, उनको उनकी जगह पे प्लेस करा, उसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, उनकी परफॉर्मेंस देखी कि वो कैसे कर रहे हैं काम, उसके बाद उस हिसाब से उनको फीडबैक रिपोर्ट बनाकर उनको प्रमोशन दिया एंड उसके लास्ट में हमने उनको सैलरी वगैरह दी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग 8 पॉइंट की प्रोसेस में स्टाफिंग प्रोसेस इंक्लूड करते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरली, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। थर्ड चीज, फोर्थ चीज हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसके एस्पेक्ट्स या पार्ट क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मेन चीज वो क्या क्या है। हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है, हम डिस्कस कर चुके हैं, बस अब हम डिटेल में एक को उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक रहेगा, मतलब इसके जो 3 है इनके डिस्कशन लास्ट टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट, फिर है सिलेक्शन, फिर है ट्रेनिंग, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट से, उसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह, ठीक है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, मींस इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशंस, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंड्यूस करना या अट्रैक्ट करना कि हमारे जॉब पोजीशन जो हमारे वहां है ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, राइट। उसके बाद इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें हम किसी को निकाल नहीं रहे हैं, सिर्फ बुला रहे हैं, अभी कोई रिजेक्शन नहीं है यहाँ पे देखने को हमको नहीं मिलेगा। तो इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एज कम्पेयर टू द सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज एट द एंड ऑफ द फंक्शन a large number of candidates are available for selection। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं जो हमारे जॉब के लिए, हमारी जॉब पाने के लिए पागल है, मतलब जो हमें जॉब के लिए हमारे बहुत सारे चॉइसेस मिल जाती हैं बहुत सारे बंदों की। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसके एंड में हमको बहुत सारी चॉइसेस देखने को मिल जाती है बहुत सारे बंदों की, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब जो रिक्रूटमेंट है, कैसे हम बंदे को अप्लाई कराने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके से हम बुलाते हैं। सबसे पहला है, मतलब कैसे करते हैं, सोर्सेज हमारे पास 2 तरीके के हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला है इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल सोर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही होगा, एक्सटर्नल जो हम बाहर से बुलाएंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। पहला है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं? जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, यानी कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हम लोग जॉब पोजीशन जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं के थ्रू फिल करते हैं, यानी उसको उधर ट्रांसफर कर देना या उसको उस पोजीशन में ला देना, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नो आउटसाइड कैंडिडेट इज अलाउड। ऑब्वियसली बात है, इंटरनल रिक्रूटमेंट है, सोर्स है, तो आउटसाइड से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। जो आएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आएगा और वही हमारा अप्लाई उसी जॉब में आएगा, राइट। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, ठीक है ना। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के हमारे एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज है, इट इज इकोनॉमिकल। डेफिनेटली इकोनॉमिकल है, पैसा नहीं लगेगा, बहुत कम खर्चा आएगा, न्यूज़पेपर में ऐड देने की जरूरत नहीं है, आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आओ, ये फलाना खर्चा जो है, बंदा आ बेटा तू इधर इधर आ जा, खत्म बात। हमें एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट में खर्चा करने की जरूरत है, इकोनॉमिकल बन जाएगा। सेकंड इसका एडवांटेज, मोटिवेट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को मोटिवेट क्यों करता है? क्योंकि अल्टीमेटली कोई बाहर से बंदा नहीं आ रहा है, अपने ही बंदे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कि मेरे को कोई नए बंदे को नहीं लाया, मेरी जो इंपॉर्टेंस है वो मेरी इंपॉर्टेंस अभी भी है, ठीक है। तीसरा, लेस टर्नओवर मतलब कि जॉब छोड़ देना, रिजाइन कर देना कम होगा, क्योंकि बाहर से बंदे नहीं आएंगे, अपने आप में वो मोरल उसका बूस्ट होगा और वो अच्छा काम करने की ट्राई करेगा और प्रमोशन पाने का वो क्या करेगा, इंटेंशन रखेगा, तो वो टर्नओवर बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद इंप्रूव परफॉर्मेंस, वही मैंने बोला, परफॉर्मेंस बंदों की इंप्रूव होगी, बाहर से बंदे नहीं आएंगे, कंपटीशन नहीं आएगा, तो उसकी खुद की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वो खुद अपनी जनरली खुद से अंदर से फीलिंग आएगी कि मेरे को प्रमोट होना है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मैं ही हूं जो आगे आने वाले टाइम पे इस पोजीशन पे पहुंच सकता हूँ, राइट। उसके बाद थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉइज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। अब ट्रांसफर का एक फायदा ये है ना कि बहुत सारे गुच्छे में जो बंदे होते हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, वेयर जब हमें बाहर से लाना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है सरप्लस एम्प्लॉइज को ट्रांसफर करना या मतलब किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए लाना। वेयर अगर हम सिर्फ अपने इंटरनल एम्प्लॉइज को ही एक टाइम पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। उसके बाद बोलता है डिसएडवांटेजेस क्या है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरनल सोर्स के अंदर से? सबसे पहले नो फ्रेश आइडिया, कोई जो अंदर हमारे एम्प्लॉइज हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वही अपने आइडिया जो घिसे पिटे पुराने आइडिया चल रहे हैं उसी के बेसिस पे हमें एम्प्लॉय चलानी पड़ेगी, कोई नया टैलेंट नहीं आएगा, कोई नया आइडिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर से कोई नए बंदे आ नहीं रहे हैं।
उसके बाद लिमिटेड चॉइस, चॉइस कम रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। जो अपने गिने चुने बंदे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वही हम छांट के उसी को इधर उधर कर सकते हैं, बाहर से कोई नया बंदा नहीं आ रहा तो चॉइस हमको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम न्यू ऑर्गेनाइजेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो अभी भी खुली है, इसके तो पहले से कोई बंदे हैं ही नहीं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, तो उसको तो बाहर से ही करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट उसके लिए नहीं कवर अप होगा। ठीक हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अब इंटरनल सोर्स में हमने क्या बोला, हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक बंदे को इधर से तो उसकी प्रोडक्टिविटी जरूर रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि अब अल्टीमेटली वो वहां पे जिस पोजीशन में काम कर रहा है उसको काफी टाइम हो चुका है जगह पे काम करके, बट अब उसकी हम जॉब पोजीशन ट्रांसफर कर देंगे तो उसके लिए एक वो नया पोजीशन आ जाएगा और वो उसको उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी जो आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहा था वो बहुत कम हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी मेथड्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, यानी जो इंटरनल रिक्रूटमेंट हम है वो किस मेथड्स के थ्रू किसके थ्रू हम कर सकते हैं। बहुत जनरल है, एक है ट्रांसफर और एक है प्रमोशन। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफर क्या है। ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है आपका ऐसा और वर्टिकल होता है आपका ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट से हमें क्या पता चल रहा है, शिफ्टिंग एम्प्लॉइज टू अ पोजीशन विद सेम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी एंड रिस्पेक्ट। जहां पर उसको एक ऐसी पोजीशन में शिफ्ट करना है जहां पर उसको सेम अथॉरिटी मिले, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सेम सैलरी मिले एंड सेम ही उसको रिस्पेक्ट मिले, तो वो क्या हो गया हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ट्रांसफर। एग्जांपल, क्लर्क जो क्लर्क था अकाउंट डिपार्टमेंट का, वो उसको क्लर्क बना दिया परचेज डिपार्टमेंट का, है तो वो क्लर्क की पोजीशन तो वही है, बस ट्रांसफर कर दिया। कोई उसका सैलरी नहीं बढ़ी, उसकी कोई इज्जत तो क्या पता बढ़ गई, वैसे मैं बोल नहीं सकता किसी बारे में, बाकी उसकी अथॉरिटी नहीं बढ़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ी, तो वो सब चीजें हमारी यहाँ पे आ गई। प्रमोशन क्या है, वर्टिकल शिफ्ट, यानी उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जहां पे उसके पास ज्यादा अथॉरिटी हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एंड उसके पास ज्यादा रिस्पेक्ट और सैलरी हो, ठीक है ना, बस उसको हाई पोजीशन पे ला दिया। एग्जांपल, जो पहले क्लर्क था उसको अकाउंटेंट की पोस्ट पे ला दिया तो उसकी अल्टीमेटली बात है सैलरी बढ़ गई क्योंकि वो ऊपर वाली पोस्ट पे आ चुका है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड प्रमोशन, राइट। तो ये तुम वो मेथड से कि इंटरनल रिक्रूटमेंट हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहले हमने पढ़ा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से करते हैं, अब आया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो हम बाहर से कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, व्हेन द मैन पावर रिक्वायरमेंट इज मेट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब हमारी मैन पावर, जो हमारी जॉब रोल्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बाहर के बंदे फिल करे, बाहर के बंदे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद है इट इज यूजुअली प्रेफर्ड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। हाँ, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, जब बहुत सारे बल्क में बंदे चाहिए होते हैं तो अंदर के जो एम्प्लॉइज है खुद के, उनसे काम नहीं चल पाता, तो हमें बाहर के बंदे भी चाहिए होते हैं। तो अल्टीमेटली ये तब ज्यादा प्रेफर करा जाता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, बहुत बड़ी हो, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो, तब हम बाहर से बुलाना पड़ता है। ठीक हो गया। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सबसे पहला है फ्रेश टैलेंट, ठीक है। फ्रेश टैलेंट मिलता है, डेफिनेटली नया बंदा आया उसका कुछ अलग ही टैलेंट होगा, फ्रेश है मतलब जो बोलते हैं उसको। उसका वाइडर चॉइस, बहुत सारे बंदे हैं बाहर से। हम इंटरनल में क्या होता था, सिर्फ हमारे पास जो गिने चुने एम्प्लॉइज हैं जो पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं में से छांटना है, बट एक्सटर्नल में क्या होगा, बाहर के जो जितने बंदे आए हैं सब लोगों को हम उनमें से छांट सकते हैं, तो हमें बहुत सारी चॉइसेस देखने को मिल जाएगी। फिर आए क्वालिफाइड पर्सन। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जिनका ज्यादा अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड है, उनको भी ले सकते हैं। ये इंटरनल सोर्स में नहीं हो पाता था, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल उसमें हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है, तो उसमें जो जिसका सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है उसको ले सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। तो बेसिकली जब हम कैंपस प्लेसमेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी जब हम कॉलेज में जाके कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं तो उनके पास जनरली क्या होता है, इनके पास होती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी नॉलेज जो चल रही है, राइट। जब कंपनी क्या जाती है, कॉलेजेस में जाती है बंदों को, जो ग्रेजुएट होते हैं उनको उठाने, तो उनको लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज देखने को मिल जाती है। तो अल्टीमेटली हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाले बंदे भी ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, जब बाहर से कंपटीशन मिलता है तो इंटरनल वाले जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है कि ठीक है अब हमें एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें इस एनवायरनमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सस्टेन करना है तो अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है जब कंपटीशन आता है, ठीक है। ये हो गया एडवांटेजेस। अब आया डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, तो डिसएडवांटेजेस भी है। डिक्रीजेस मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, डेफिनेटली मोरल डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि इतना कंपटीशन अब वो नहीं झेल पाए हमारे बाई चांस। अब उनको लगता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, मेरे को क्यों ये कंपटीशन दे रहे हैं, मैं क्यों अब इतना और कम्पीट करूँ, तो उस वजह से उनका मोरल थोड़ा डाउन होता है जब बाहर के बंदे आते हैं। उसके बाद डिफिकल्टी एडजस्टमेंट फॉर न्यू एम्प्लॉइज। अब नए एम्प्लॉइज को आने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है एडजस्ट करने में जो उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके साथ, क्यों, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉइज होते हैं वो पहले से फेमिलियर होते हैं उस स्ट्रक्चर के साथ ऑर्गेनाइजेशन के, बट जो नए एम्प्लॉइज आए हैं उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है पहचानने में, मतलब फैमिलियराइज करने में। हाई कॉस्ट,
हाई कॉस्ट लगती है बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स में, क्योंकि हमें एडवर्टीजमेंट देना होता है न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, मीडिया में, जहां पे भी हम दे रहे हैं तो उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। लेंथी प्रोसेस है, डेफिनेटली आपको पहले ऐड देना है, फिर बंदे आएंगे, उनको सेलेक्ट करो, उनको रिक्रूट करो, पूरी प्रोसेस के थ्रू लाओ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो अल्टीमेटली इंटरनल इस बेसिस पे थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस होता है, बट एक्सटर्नल सोर्स हमारा एक बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो अब आते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी जब हम बाहर से बंदे बुलाते हैं तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, याद कर लेंगे हम इसी सीन में, ठीक है। सबसे पहले है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बंदे रिक्रूट करवाने हैं, वो बेसिकली अपने फैक्ट्री के बाहर जो भी होता है, उनका मेन डोर जो होता है, वहां पे वो क्या करते हैं, पोस्टर चिपका देते हैं कि हमको बंदे चाहिए, हमको रिक्रूट, मतलब हम रिक्रूटमेंट ओपन है हमारे लिए, तो आप हमारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जनरली याद रखना, ये उन्हीं जॉब्स के लिए होता है जिसमें ज्यादा स्किल नहीं चाहिए होती, जो ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जैसे पियोन या जो भी हमारे सर्वेंट टाइप के जितने जॉब्स हैं, उसमें हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। ये पोस्टर लगा देते हैं अपने फैक्ट्री के गेट पे, बस, ठीक है। उसके बाद कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, बेसिकली कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो पहले अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनका क्या होता है, नाम रिसेप्शन में अभी भी रहता है कि ये बंदे पिछले साल आए थे, सेलेक्ट नहीं हुए। तो क्या करती है कंपनी, जब उनको चाहिए होती है तो पहले प्रेफरेंस देती है कि जो पहले से पेंडिंग एप्लीकेशन बची है, जो पिछले साल सेलेक्ट नहीं हुए थे, उनको कॉल मारती है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट में, आप प्रोसेस में आ सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि जो पहले पिछले साल नहीं सिलेक्ट हुए थे उनको बुला लो पहले, क्योंकि हमारे पास उनका डेटा होता है हमारे रिसेप्शन में। एडवर्टाइजिंग सबसे कॉमन है, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर्स में ऐड दे देना। हमें अगर अनस्किल्ड लेबर्स की जरूरत है तो हम लोग लोकल न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, अगर हमें हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल की जरूरत है तो हम आपका नेशनल जो न्यूज़पेपर्स है, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, इन सब में दे सकते हैं एडवर्टीजमेंट, यानी न्यूज़पेपर्स के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली एक बंदा है जिसको जॉब चाहिए, वो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जाता है अपना बायोडाटा देने। वैसे ही कंपनी को जब कोई बंदे की जरूरत होती है तो वो उसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाती है, तो वो कंपनी क्या करती है, जो मिडिल मैन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, उस बंदे का बायोडाटा उसको देता है और उसके थ्रू वो कोऑर्डिनेट करके वो उसको वहां भेज देता है कंपनी के पास। तो अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी एक एक्सचेंज, मतलब वहां पे जाके बंदे अपना डेटा देते हैं, कंपनी आती है, उनको उठा के ले जाती है। उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। याद रखना ये दोनों सेम ही है, बट ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है, ये बेसिकली आपके चार्ज करते हैं फीस, चार्जेस फीस, ये लोग पैसा लेते हैं इसी काम को करने का। तो ये हमारा दोनों सेम ही है, जिसमें बायोडाटा जाता है, नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये जॉब सीकर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जिसको जरूरत है, ठीक है। बस ये याद रखना, ये फीस लेते हैं, ये हमारा फ्री गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। सिक्स आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट बेसिकली जो कंपनी, जैसे कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं बंदों को उठाने, वहां से जो कॉलेज में ही प्लेसमेंट दे देती हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलेज प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, तो उसी के थ्रू हम रिक्रूटमेंट करती है। कंपनी क्या करती है, कॉलेज में जाती है, वहीं के जो फ्रेश ग्रेजुएट बंदे होते हैं, जिनका अच्छी स्किल होती है, नॉलेज होती है, उनको वहीं से उठा लेती है। तो वो भी हमारा एक तरीका है कि हम बाहर से बंदे ला सकते हैं कैंपस के थ्रू। रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज, ये भी एक तरीका है जिसमें क्या बोलती है कंपनी, मोटिवेट करती है अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको कि आप हमें सजेस्ट करिए कुछ अपने दोस्त के नाम, अपने रिलेटिव के नाम, जो आपको लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं हमारे उसमें, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, एक फायदा ये होगा कि जिस बंदे को उसने रिकमेंड करा, अगर वो सही नहीं निकला, उसने कुछ चोरी करी या कुछ गलत उसने काम करा, तो अल्टीमेटली हम इसका कॉलर पकड़ सकते हैं कि भाई तूने नाम सजेस्ट करा था, तेरी गलती है। तो इसमें हमारा ये भी फायदा रहता है। बट इन दी एंड हमारा कहने का मतलब यही है कि हम अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय से कहते हैं कि आप हमें कोई नेम सजेस्ट कर दो जिसको आप जानते हो। उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, इनसे भी जब हमें अनस्किल्ड लेबर्स की जब हमें जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो रूरल एरिया में, तो उनको फोन करते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें जरूरत है, वो बल्क में हमें लेबर्स लाके दे देते हैं, ठीक है। ये भी तरीका है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, टेलीविजन के थ्रू भी हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। जब हम बोल देते हैं, जैसे ऐड आता है बीच में कि हम इतना हायर कर रहे हैं, हमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी कि इतनी इतनी सैलरी मिलेगी और इस जगह पे आ जाना आप देने के लिए इंटरव्यू, जो भी है हम लोग जिस तरीके की भी है, तो टीवी में भी हम दे सकते हैं। फिर आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग समझिए जो ऑनलाइन www.naukri.com, apnajob.com और इतने जो भी हमारे पास www. करके जो भी हमारे पास वेबसाइट्स के थ्रू आ जाते हैं ऑनलाइन में, वो हमारा वेब पब्लिशिंग के थ्रू भी हम बंदे रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये 10 हमारे पास अवेलेबल है एक्सटर्नल सोर्सेज के मेथड, जहां से हम बंदे बाहर से बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ये हमारा हो गया जो बेसिकली मेथड से, ये हमने हमारा खत्म हो गया रिक्रूटमेंट, जो हमारा पहले एलिमेंट था। अब सेकंड एलिमेंट जो हमारा स्टाफिंग का आता है, वो आता है हमारा सिलेक्शन। अब इसको हम पढ़ेंगे और इसकी प्रोसेस होती है बस, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग बचा, फिर खत्म चैप्टर। सिलेक्शन क्या है, बेसिकली सिलेक्शन मैंने पहले बताया था, रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी बंदे आए, उनमें से जो सबसे अच्छा है, जो सुटेबल है कंडीशन के हिसाब से, जो भी है, उनको सिलेक्ट करना सिलेक्शन होता है। एक नेगेटिव प्रोसेस है, ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि हम रिजेक्ट बहुत ज्यादा बंदों को करते हैं एज कंपेयर टू जितने हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव थिंग है।
तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिस तरीके से बेसिकली हमारा होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या आता है सिलेक्शन प्रोसेस, बंदे को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस के थ्रू उसको ले जाते हैं। सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब उसका जो फॉर्म होता है बंदे का, उसको देख के उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि उसकी क्या पता उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी वो मेट ना, मतलब ना मीट कर रही हो, तो उसको वहीं से फॉर्म देख के उसको निकाल देते हैं। ये होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेकंड आता है सिलेक्शन टेस्ट। इसके बाद क्या करती है कंपनी, एक रिटन टेस्ट लेती है ताकि उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज थियोरेटिकल नॉलेज दोनों हम चेक कर सकें। तो इस टेस्ट के लिए वो कितने 5 टाइप के टेस्ट लेती है। सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली कंडक्ट करा जाता है उसका मेजर करने के लिए उसका आईक्यू और ये डिसीजन टेकिंग जो उसकी एबिलिटी है, सिचुएशंस में कैसे वो डिसीजंस लेता है एंड उसका आईक्यू लेवल कितना है, तो वो होता है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली क्यों लिया जाता है, टू नो द पोटेंशियल टू लर्न न्यू थिंग्स। एप्टीट्यूड लिया जाता है कि उसका पोटेंशियल कितना है कि नई नई मेथड, नई नई चीजें कैसे सीख सकता है, कितनी जल्दी चीजों के साथ अडॉप्ट कर सकता है, कैसे कैसे मतलब नई नई चीजें सीख सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तीसरा हमारे पास आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली उसका बिहेवियर चेक करने के लिए कि वो उसकी अप्रोच कैसी है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बंदा है या बहुत ज्यादा नेगेटिव बंदा है, उसके इमोशंस कितने मतलब वीक है, सेंसिटिव है, जो भी है उसकी पर्सनैलिटी यानी उसका बिहेवियर कैसा है चीजों में, वो हम यहाँ पे इस टेस्ट के थ्रू जज कर लेते हैं। उसके बाद ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करा जाता है फाइंड आउट करने के लिए उसकी एग्जिस्टिंग स्किल, यानी उसके पास अभी प्रेजेंट में ऑलरेडी कौन सी स्किल उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि उस पर्टिकुलर स्किल में अभी भी वो उस डोमेन के टॉप पे है, तो उसका जो स्किल्स अभी है वो हम ट्रेड टेस्ट के थ्रू उसको जज कर लेते हैं। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट। ये टेस्ट करा जाता है कि बेसिकली टेस्ट करने के लिए, जज करने के लिए कि उसकी इंटरेस्टेड जॉब एरिया क्या है, किस पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर जॉब में वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये हम इसके थ्रू कौन से इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू हम लोग जज कर लेते हैं कि उसका मेन एरिया कौन सा है, मेन जॉब में वो कौन सा इंटरेस्टेड रखता है, किस जॉब में उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्टेड जॉब कौन सी है उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन टेस्ट। ये हमने टेस्ट ले लिया उसका पूरा। सबसे पहले उसको फॉर्म देखते ही हटा दिया, जो बचा उसका टेस्ट ले लिया ये सारे। उसके बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब जिसने टेस्ट पास कर लिया सिलेक्शन, उसको देना पड़ता है इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी वहां पे एक्सपर्ट्स आते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सब चीजें जो इंटरव्यू में चलती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर चेकिंग कॉन्फिडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। यानी ये क्यों होता है बेसिकली, इसमें इंटरव्यू में क्या होता है, बंदा जो एक्सपर्ट है जो उसका इंटरव्यू ले रहा है वो चेक कर सकता है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस कैसा है, नर्वस तो नहीं हो रहा, कैसा ये मतलब डील करेगा फिर आगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। इसका एक फायदा हो रहा है कि कैंडिडेट कैन क्लैरिफाई देयर क्वेरीज। कैंडिडेट्स पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं जॉब से रिलेटेड, उनको जो भी लग रहा है वो फेस टू फेस पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ये फायदा होता है। तो अब जिसने, अब इंटरव्यू भी हो गया, अब क्या करेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड्स। अभी क्या होता है, चेकिंग इन फॉर्म कैंडिडेट हैज गिवन 2 रेफरेंसेस नेम। अब क्या होता है चेकिंग रेफरेंसेस में बेसिकली जब कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो उसको 2 रेफरेंसेस का नाम लिखने के लिए बोलते हैं कि ये इस रेफरेंस के थ्रू हम आपको क्रॉस चेक करेंगे। तो वो जो 2 नाम लिखता है, कंपनी क्या करती है उन दोनों के पास जाती है और पूछती है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ताकि वो क्रॉस चेक करे कि जैसा इसने बताया ये वैसा ही है, क्या पता इसने कुछ अपने बारे में गलत बताया और इसके जो रेफरेंसेस है वो कुछ और बोल रहा हूं। तो वो चीज क्रॉस चेक करने के लिए उसके बैकग्राउंड जो भी होता है उसको चेक करती है, ठीक है। जब मैच कर जाता है तो फिर अगले उसमें जाता है, वो होता है सिलेक्शन डिसीजन। फिर यहाँ पे आता है सिलेक्शन डिसीजन, यानी उसने जब ये बैकग्राउंड सब क्लियर हो जाता है क्रॉस चेक करके, तब उसको एक सिलेक्शन लिस्ट में डालता है, इंक्लूडेड इन सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद उसका सिलेक्ट देन मैनेजर सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। उसके बाद वो सिलेक्ट का डिसीजन लेता है कि इसको लेना है नहीं लेना है, और मान लो ले लिया डिसीजन यहाँ पे उसको कि लेना है, ठीक हो गया। जब वो सिलेक्शन डिसीजन आता है उसके बाद उसका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिकली बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर मेडिकल टेस्ट, यानी उसको अपॉइंटमेंट लेटर फाइनल देने से पहले उसको एक मेडिकल टेस्ट में जाना होता है। उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेंटल टेस्ट, वो सब चीजें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये या तो खुद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर्स को अपॉइंट कर लेते हैं, या फिर हॉस्पिटल के साथ वो टाई अप कर लेते हैं कि हम अपने जो बंदे हैं या जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हम आपके वहाँ टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए कि उनकी फिटनेस कैसी है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी क्वालिफाई करके फिर आता है जॉब ऑफर। अब फाइनली कंपनी क्या करती है, उनको जॉब ऑफर करती है थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, गिवन जॉब थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो उनको जॉब ऑफर कर देती है। अपनी तरफ से कंपनी में सब सेटिस्फेक्शन कर लिया, अब वो बस अपना लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे देती है, जिसके अंदर क्या इंक्लूडेड होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस की आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतने घंटे काम करना पड़ेगा, ये सब चीजें, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तारीख को आपको ज्वाइन करना है, ये सब चीजें वो उसी जॉब ऑफर के अंदर जो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसी में ये चीज बता देती है, ठीक है। जॉब ऑफर मिल गया। फिर फाइनली आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी फाइनली जब कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द जॉब
ऑफर इट रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब कैंडिडेट जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जो ये जॉब ऑफर यहाँ पे मिलता है उसको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, जब जो कैंडिडेट उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको बोल देते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है कि उस फर्म के साथ वो एम्प्लॉय हो चुका है, यानी एम्प्लॉय वो कैंडिडेट अब एक एम्प्लॉय बन चुका है उस फर्म का। दे एक्सचेंज एंड साइन डॉक्यूमेंट्स, वो कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, जो भी चाहिए होता है डीओबी वगैरह जो भी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो सब एक्सचेंज करता है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको साइन करके फाइनली क्या होता है, जो कैंडिडेट आया होता है वो हमारा फाइनली एम्प्लॉय बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो फाइनली वो हमारा एम्प्लॉय बन जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू एक बंदा, एक कैंडिडेट एक एम्प्लॉय बनता है ऑर्गेनाइजेशन का। क्या था, सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फॉर्म देख के हटा देना, कुछ टेस्ट लेना, इंटरव्यू लेना, उसके बैकग्राउंड के साथ क्रॉस चेक करना, सिलेक्शन डिसीजन लेना, मेडिकल टेस्ट लेना, उसके बाद जॉब ऑफर करना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करके एक्सेप्ट करके उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना लेना। तो ये थी हमारी सिलेक्शन। तो अभी हमारा लास्ट और जो तीसरा एलिमेंट आता है स्टाफिंग का, पहले हमने डिस्कस कर लिया रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, अब लास्ट है इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये लास्ट है इसका, ये चैप्टर खत्म। सबसे पहले ट्रेनिंग देख लेते हैं। ट्रेनिंग होता क्या है? ट्रेनिंग मींस इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। यानी ट्रेनिंग मतलब कि जो एम्प्लॉयज है उनको वो स्किल एक्वायर करना, उनको वो स्किल देना ताकि वो एक पर्टिकुलर जॉब को एक एक्सपेक्टेड मैनर में परफॉर्म कर सके। राइट, एक जॉब परफॉर्म करनी है उसके लिए उनको एक स्किल देना ताकि वो अच्छे से उस काम को कर सके, उस जॉब को। राइट, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। मैंने पहले बताया था ये पूरा ओवरऑल ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ये सब चीजें जो उसकी करियर ओरिएंटेशन से रिलेटेड होती हैं वो सब हमारा डेवलपमेंट के अंदर आती है। बोल रहा है डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। डेफिनेटली डेवलपमेंट क्या है? वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। राइट, तो डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन ट्रेनिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक अकाउंटेंट है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंटेंट है, अगर उसको हम भेज रहे हैं, इफ ही इज सेंट टू लर्न न्यू सॉफ्टवेयर फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट एंट्रीज, यानी एक अकाउंटेंट को अगर हम कहीं भेज रहे हैं किसी नई सॉफ्टवेयर सीखने के लिए ताकि वो हमारी एंट्री जल्दी कर सके, एक्यूरेट कर सके, तो दैट इज ट्रेनिंग। वो क्या है? वो है ट्रेनिंग। राइट, वेयरएज अगर हम उसको भेज रहे हैं कहीं, इफ ही इज सेंट फॉर लर्निंग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड टू इंप्रूव हिज मोटिवेशन, इट विल बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है। राइट, ये स्किल तो आएगी प्लस अगर उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड मोटिवेशन भी उसको हम उसके साथ साथ इंक्लूड करा रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट। राइट, लेकिन अगर हम सिर्फ उसको एक सॉफ्टवेयर लर्न करने के लिए भेज रहे हैं तो उसको हम लोग ट्रेनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी ट्रेनिंग किसी बंदे को करके या उसका डेवलपमेंट करके क्या फायदा होता है। तो फायदा हम दो एस्पेक्ट पे देखेंगे। पहला कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है, दूसरा कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या फायदा होता है ट्रेन करके। राइट, सो सबसे पहला फायदा फॉर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? सबसे पहला रिड्यूस लर्निंग टाइम। याद रखना, एक एम्प्लॉय जो ट्रेन होता है वो डेफिनेटली एक काम को कम समय में सीख सकता है एज कंपेयर टू द जो दूसरा बंदा है जो अनट्रेन्ड है। राइट, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इस चीज का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से जल्दी काम हम कर सकते हैं। सब ट्रेनिंग का पार्ट है। फिर आता है सेकंड, बेटर परफॉर्मेंस। ये भी सही है कि जो ट्रेन बंदा होता है वो अनट्रेन्ड बंदे से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस काम को करने का, उसने पहले ही बहुत बार उस चीज को प्रैक्टिस कर चुका है, तो अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर आती है। इससे हमारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। राइट, एटीट्यूड फॉर्मेशन, ये बनाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड फॉर्मेशन बेसिकली ट्रेनिंग के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको इस तरीके से ट्रेन करा जाता है कि वो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखे टूवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमें ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक नेगेटिव अप्रोच ना लेके चले, बल्कि एक पॉजिटिव अप्रोच हमेशा रखे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस तरीके से ट्रेन करा जाता है हमेशा। उसके बाद हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। अब ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जो बेसिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो काम करते वक्त जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि जो उसमें सुपरवाइजर्स होते हैं, सपोज कर लेते हैं एक फॉर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि लोग आते नहीं, एब्सेंट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें, एब्सेंटिज्म वगैरह जो प्रॉब्लम होती है वो हो रही है। तो ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि सुपरवाइजर को सिखाया जाता है कि आप इस सिचुएशन से कैसे डील करें। सब ट्रेनिंग का ही पार्ट है, किस तरीके से आप उनसे डील करें, उनसे प्यार से बात करें, पोलाइटली बात करें, तो सब कुछ सुपरवाइजर्स को सिखाया जाता है कि कैसे आप ऑपरेशनल प्रॉब्लम से डील करें। राइट, उसके बाद आया मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैनेजिंग मैन पावर नीड, सपोज कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहा है, उसके पास लेबर्स की कमी है, बट अल्टीमेटली हमको लेबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई किसी सिचुएशन की वजह से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी अनस्किल्ड बंदे को बुला के उसको ट्रेन करके हम अपनी मैन पावर की नीड पूरी कर सकते हैं, अगर हमें ट्रेन बंदे नहीं मिल रहे तो। राइट, हम एक अनस्किल्ड बंदे को भी ट्रेन करके उसको स्किल बना के हमारी मैन पावर नीड को मैनेज कर सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं जो हमें जरूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की नीड को। राइट,
उसके बाद है हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। ये भी फैक्ट ये है कि जो ट्रेन बंदा होता है वो डेफिनेटली अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ ज्यादा अच्छे से जल्दी अडॉप्ट करता है एज कम्पेयर टू द अनस्किल्ड या फिर जो ट्रेन अनट्रेन बंदा होता है उसके कंपैरिजन में, राइट। तो ये सब फायदे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। अब एम्प्लॉय को क्या फायदे मिलते हैं ट्रेनिंग करके? डेफिनेटली फायदे हैं। सबसे पहले बेटर करियर ऑप्शंस। अगर कोई बंदा ट्रेन है तो डेफिनेटली उसका बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, वो किसी भी डोमेन में जा सकता है जिसमें उसकी ट्रेनिंग है, जिस पर्टिकुलर उसमें उसको स्किल मिली हुई है, वो कहीं भी अपने करियर ऑप्शंस खोल सकता है, राइट। उसके बाद सेकंड अर्निंग मोड। डेफिनेटली आपके पास आप ट्रेन बंदे हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू अनट्रेन बंदा। तो अल्टीमेटली हमारा जो भी अर्निंग होती है एक ट्रेन बंदे की वो ज्यादा ही होती है। उसके बाद बूस्ट अप मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग क्या करता है? एम्प्लॉइज को एक जॉब सेटिस्फेक्शन देता है एज वेल एज उनका बेसिकली मोरल को इंक्रीज करता है। वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ अब हमारी भी एक वैल्यू है एंड हम आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनका जो मोरल होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बूस्ट होता है। उसके बाद फोर्थ आता है लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स। जो ट्रेन बंदे होते हैं वो लेस चांस होता है एक्सीडेंट का। सपोज कर लेते हैं एक मशीनरी है, तो मशीनरी को अगर एक अनस्किल्ड बंदा चलाएगा, अनट्रेन्ड बंदा चलाएगा तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। वेयरएज अगर एक ट्रेन बंदा उसी मशीन को चलाएगा तो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। ट्रेन बंदे लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स के लिए हो सकते हैं, राइट। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या फायदा होगा एंड एम्प्लॉयज को पर्सनली क्या फायदा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी जो ट्रेनिंग होता है उसको प्रोवाइड करने के कौन से मेथड्स होते हैं। हमारे पास दो मेन मेथड होते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के। एक होता है ऑन द जॉब मेथड एंड एक होता है ऑफ द जॉब मेथड। तो ऑन द जॉब मेथड क्या बोलता है? लर्निंग व्हाइल डूइंग, यानी इसमें बंदे को ट्रेन करा जाता है काम करने के साथ साथ। अगर उसको कोई मशीनरी चलाना सिखा रहे हैं तो उसको हाथों हाथ वो चलाएगा उस मशीनरी को, उसी के साथ वो सीखेगा, राइट। यानी काम करते वक्त ही वो सीख रहा है प्रैक्टिकली, राइट। इसकी वजह से क्या होता है? इसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। इसमें रिसोर्सेज के वेस्टेज ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर एक बंदे को हम हाथों हाथ सिखा रहे काम करना डायरेक्टली तो अल्टीमेटली उसके चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या बोल सकते हैं हम लोग चांसेस ऑफ मशीनरी की जो एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी उसको एक्चुअल में नॉलेज नहीं है, वो अभी सीख ही रहा है, प्लस वो उसी के साथ काम भी करेगा। तो चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं एंड इसको अवॉइड किया जाता है जब हमारे पास एक्सपेंसिव मशीनरी हो या डेलीकेट मशीनरी हो या कोई इंपॉर्टेंट मशीनरी हो, तो इस मेथड को अवॉइड करा जाता है, यानी लर्निंग व्हाइल डूइंग। ठीक है, काम करते करते सीखने को हम क्या बोलेंगे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। वेयरएज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है? लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी पहले तुम काम सीखो फिर करो, पहले एक साथ नहीं करेंगे। पहले बंदा सीखेगा अलग से, फिर उसके बाद आएगा मेन मशीनरी में काम करने के लिए, राइट। सो लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। डेफिनेटली एक बार वो सीख चुका है उसके बाद वो मशीनरी या किसी भी रिसोर्सेज को यूज करेगा तो अल्टीमेटली उसकी वेस्टेज कम होगी एंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल के आएगी। So preferred when there is expensive and delicate machinery, क्या सही है? एक्सपेंसिव मशीनरी है तो रिस्क तो लेना ही नहीं है, पहले उस बंदे को अच्छे से सिखाओ, फिर उसको वो जो एक्सपेंसिव मशीनरी है, जो भी डेलीकेट मशीनरी है, जो वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा। So these are the two types of on the job two types of methods of training। on the job काम करने के साथ सीखो एंड इसमें काम करने से पहले सीखो। दो तरीके हमारे यहाँ पे आ जाते हैं मेथड। अब हमारे पास आता है व्हाट आर द टेक्निक्स अंडर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, यानी किस कौन सी टेक्निक या ट्रेनिंग मेथड्स हम लोग यूज करने का टेक्निक्स हम यूज करते हैं ट्रेन करने के लिए एक बंदे को ऑन द जॉब मेथड के अंदर, यानी लर्निंग व्हाइल डूइंग। सबसे पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में बेसिकली रिलेशनशिप बनता है आपका मास्टर और वर्कर के बीच में, मास्टर और मतलब स्टूडेंट के बीच में हो सकता है, मास्टर और स्टूडेंट के बीच में। इसमें क्या होता है? बेसिकली ये उन जॉब्स के लिए करा जाता है जो कि स्किल्ड जॉब होती है, जैसे प्लम्बर हो गया, ठीक है, कोई भी मिस्त्री वगैरह, जो भी काम होता है उस चीज के लिए करा जाता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? एक बंदे को जिसको एक स्किल सीखनी है, सपोज कर लेते हैं प्लम्बरिंग सीखनी है, तो उसको एक मास्टर के पास भेजा जाता है, तो मास्टर उसको सिखाता है कैसे। सबसे पहले क्या करता है? मास्टर खुद परफॉर्म करता है, तब वो जो स्टूडेंट होता है वो उसको देखता है कि वो कैसे कर रहा है, धीरे धीरे वो करना स्टार्ट करता है, फिर मास्टर उसको ऑब्जर्व करता है कि ये सही कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद फाइनली जब वो सीख जाता है तो वो उस पर्टिकुलर डोमेन में टॉप पे पहुंच जाता है, यानी वो पर्टिकुलरली पूरा सीख जाता है एंड उसका मास्टर चला जाता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमारा कहने का मतलब यही है कि जब हमें कोई स्किल जॉब सीखनी होगी तो हम किसी ट्रेनर को अपॉइंट करेंगे, उसको देखेंगे, फिर हम करेंगे और हम उस चीज में सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम उस चीज को सीख जाएंगे। सो दिस इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मास्टर और वर्कर के बीच का रिलेशनशिप। सेकंड आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप बेसिकली क्या होती है? इसमें क्या होता है? एक इंस्टीट्यूट जो होता है, कॉलेज का कोई इंस्टीट्यूट होता है, वो टाई अप कर लेता है या किसी एक कंपनी के साथ। वो क्या कहती है कि हम अपने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स बंदे हैं वो हम आपको भेजेंगे कहां पे? आपकी कंपनी में काम करने के लिए। तो इससे कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी को फायदा ये होगा कि उनको नए फ्रेश टैलेंट्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो चल रही है वो उनकी कंपनीज में आ जाएगी, राइट। वेयर स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा? स्टूडेंट्स को पहला फायदा तो ये होगा कि उनको एक सैलरी जैसी मिलेगी, एक छोटा अमाउंट जिसको हम बोलते हैं स्टिपेंड, उनको मिलेगा एक छोटा अमाउंट
इसको हम लोग बोलते हैं स्टिपेंड, सैलरी टाइप, ठीक है। सेकेंडली, उनने जो थियोरेटिकल नॉलेज अपने कॉलेज में सीखी है, अपने इंस्टीट्यूट में सीखी है, उनको वो कहीं अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा प्रैक्टिकली इन दैट कंपनी। तो इधर दोनों को फायदा मिल जाएगा। उसके बाद इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ये बेसिकली इसमें क्या होता है, ये बेसिकली करा जाता है कंडक्ट करने के लिए कि एक जो ये ट्रेनिंग करी जाती है कंडक्ट करने के लिए, बिकॉज एक अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको फेमिलियर करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड उसको क्या करना, फेमिलियराइज करना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड उसको अपनी बिलोंगिंगनेस फील करवाना अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिससे वो एक अच्छी परफॉर्मेंस ला सके। तो इसके अंदर क्या करा जाता है, उसको पूरे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है उसके साथ उसको फेमिलियराइज करा जाता है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ बताया जाता है। जो पुराने एम्प्लॉय के साथ जान पहचान कराई जाती है। इस सबको कराने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आए एंड वो बिलोंगिंगनेस फील करे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है इस ट्रेनिंग मेथड के थ्रू, राइट। सो ये हमारा इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ये हो गया टेक्निक्स अंडर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब हमारे पास है टेक्निक्स अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसके अंदर कोर्स में सिर्फ एक ही ट्रेनिंग मेथड है जो कि है वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट मॉडल। वेस्टिबल स्कूल क्या बोलता है, ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का डुप्लीकेट मॉडल। जैसे कि सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, एक मशीनरी है, अगर एक बंदे को उसको मशीनरी को सिखाना है, ऑफ द ट्रेनिंग मेथड में क्या होता था, लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी काम करने से पहले तुम सीख के आओ। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी बंदे को मशीनरी चलानी है तो उसको पहले उसी मशीनरी का डुप्लीकेट मॉडल दे देती है एक ऑर्गेनाइजेशन कि लो ये डुप्लीकेट मशीनरी है, पहले तुम इसमें काम करना सीखो, जब तुम इसमें प्रोफेशनल हो जाओगे तब तुम आओगे मेन मशीनरी में, जो कि डेलिकेट और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट। सिमिलरली एक अकाउंटेंट है, अगर उसको एंट्रीज पास करनी किसी बुक ऑफ अकाउंट में, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, रफ रजिस्टर देंगे कि पहले तुम इसमें एंट्री पास करना सीखो, इसमें तुम अच्छे से करो, तब हम तुमको मेन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है हमारी कंपनी की उसको देंगे। यानी कि कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वेस्टिबल स्कूल में एक डुप्लीकेट मॉडल दे देती है एम्प्लॉय को या कैंडिडेट को, ताकि वो पहले उसमें सीखे, फिर सीखने के बाद मेन मशीनरी या मेन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मेन जिस पर्टिकुलर रिसोर्स पे है उसको अप्लाई करे, राइट। तो ये था हमारा टेक्निक्स अंडर ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसमें अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मास्टर वर्कर रिलेशनशिप हो गया, इंटर्नशिप जो कॉलेज वाले बच्चे भेजते हैं, इसमें बेसिकली फैमिलियराइज कराना उनको ताकि परफॉर्मेंस हाई निकल के आ सके। वेस्टिबल स्कूल यानी एक नकली मशीन दे देना, पहले उसमें सीखो फिर तुम आओ मेन मशीन में। तो ये था हमारे टेक्निक्स अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। So this is all about chapter number 6, staff in business studies. Saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private